हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कल जो है 25 क्वेश्चन देखा था। ठीक है, आप लोगों ने कल 25 क्वेश्चन देखा था और ये जो हमारा जो सेशन रहने वाला है ये विशेष करके बायोलॉजी के फर्स्ट, ठीक है, बायोलॉजी का जो हमारा पोर्शन होता है, ठीक है, बायोलॉजी, तो उसके पहले चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के जो आपके ऑप्शनल जितने भी ऑप्शनल प्रश्न हैं सबके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए और अच्छे से इनके बारे में जानिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय, तो ये आपका विकल्पीय होता है जिसमें आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 मार्क्स का। इस तरीके से आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला करके तकरीबन मान चलो कि हर एक पार्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका यहाँ से 12 से 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब 12 नंबर तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलो, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन तो आने ही आने उनको। ठीक है, देखिए इस बार जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न क्या चेंज हुआ है, उसमें जो आपका सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा कौन से चैप्टर से क्या काटा गया वही इसमें जो है उसी हिसाब से लोग पेपर को बनाएंगे। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही आपका जैसे पुराना पैटर्न फॉलो होता है, सब कुछ वही है। सिर्फ ये है कि इस बार क्या है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया बस, और जैसे कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो दोस्तों इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से देखिए। क्लियर है? चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 26वें क्वेश्चन से। कल दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक देख लिया था। चलो यहां पर 26वां क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये अंगुली के आकार के होते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर जो रसांकुर के आकार होते हैं मतलब किस प्रकार के होते हैं, आपके अंगुली के आकार के होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला आपका कह रहा है अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है। ध्यान दीजिए, अमाशय जो होता है आपका आकार की दृष्टि से कैसा अंग है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लघु, मध्यम, बृहद, अति बृहद दिया है। लघु, छोटा, मध्यम, बड़ा, फिर बहुत बड़ा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका बृहद वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बृहद वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 28वां क्वेश्चन, घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसे होती है। घास खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनके क्षुद्रांत कैसे होते हैं, किस आकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब लंबी। ठीक है, कैसे होती है उनकी क्षुद्रांत, लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अमाशय के भीतरी स्तर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। मतलब HCl अम्ल से रक्षा कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर अमाशय के भीतरी स्तर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से रक्षा कौन करता है, तो वही आपको जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 29वां है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से क्या करता है, पित्तरस। जो कि आपका जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, कौन सा रस स्रावित करता है, पित्तरस को स्रावित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, 30वें क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्षुद्रांत। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्षुद्रांत। उसके बाद 32वां क्वेश्चन कह रहा है मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है वो होती है यकृत मतलब लीवर। लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपको पता होगा दोस्तों
पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि आपकी? पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसी को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 33वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर 33वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अमाशय से सूत्रांत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा पाइलोरिक अवरोधनी द्वारा। किसके द्वारा? पाइलोरिक अवरोधनी द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। 34वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका ये कह रहा है कि अग्नाशिक रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज। अग्नाशिक रस में आपका जो एंजाइम पाए जाते हैं आपको कौन सा होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए दोस्तों, आपके एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। जिस तरीके से आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में आपके कैटेलिस्ट काम करते हैं। कैटेलिस्ट मतलब आपने देखा होगा उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उत्प्रेरक जिस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। सेम उस तरह के जब जीवों में ऐसी कोई क्रिया होती है, ठीक है, मतलब जब जैव रासायनिक क्रिया होती है, मतलब जीवों में ऐसी क्रिया होती है, ठीक है, जीवों में सारी क्रिया होती हैं, तो उसको हम जो पदार्थ उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला कह रहा है, मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से वही आपका DIL मतलब डाइल्यूट HCl के द्वारा। ठीक है, डाइल्यूट HCl के द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 36वां कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या करना है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ज़्यादा काम आता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए 37वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? अम्लीय वातावरण में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो यहाँ पर 37वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38वां में क्या कह रहा है, यकृत किस रस को स्रावित करता है? अभी जस्ट बात हुई थी। ठीक है, यकृत किस रस को स्रावित करता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था पित्त रस को स्रावित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पित्त रस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है, अग्नाशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो अग्नाशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम क्या होता है? जैसे प्रोटीन होती है हमारी बॉडी को डेवलप करती है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फैट क्या होता है? फैट भी जो होता है मतलब एक चर्बी के रूप में होता है हमारी बॉडी में, और ये भी क्या होता है कि ऊर्जा प्रदान करने का ये भी काम करता है। ये भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? आपका वसा ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा 40वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है तो किसके साथ करता है, कैसे करता है, ये सब बताना आपको। ठीक है, किस पे करता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 40वें का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब वसा पर। अगला, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट, मतलब श्वसन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जैसे आप जब लोग बूढ़े थोड़ा सा हो जाते हैं या फिर वैसे ही पैर में क्या होता है, उनको दर्द होता है, और विशेष करके जोड़ों में क्या होता है, उनको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है पेशियों में, किसके निर्माण के कारण ये पेन उठता है हमारी बॉडी में?
ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, किसके? लैक्टिक अम्ल के निर्माण से। ठीक है, चलो 43वां आपका क्या कह रहा है दोस्तों? 43वां क्वेश्चन आपका कह रहा है गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सप्ताह प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 43वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब कूपिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूपिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ATP का पूरा नाम, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम का आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप तो इसको बता ही सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन का संवहन और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। मतलब यहाँ पर जब हमारी धमनी होती है तो धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लड को लेकर के जाती है, और सिरा जब वापस आता है हमारे हृदय तक, सिरा के माध्यम से ब्लड जब हमारे हृदय तक आता है तो वहाँ क्या होता है? CO2 को लेकर के आता है। कौन? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या लेके आता है? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो अगला आपका क्या कह रहा है दोस्तों? और हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं हीमोग्लोबिन है क्या, तो आपको बताना हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है। क्या दोस्तों? हीमोग्लोबिन क्या आपका प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा 3 कार्बन युक्त अणु है? कौन सा 3 कार्बन युक्त अणु है? ठीक है, तो 48 में आपको जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? पायरुवेट अम्ल होता है आपका। ठीक है, चलो उसके बाद पादप में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो आप सबको पता होगा, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जिसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान हो सके सिवाय पत्तियों के। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो, ठीक है, क्या है? कोई पत्ती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कोई पत्ती है। ओके, एक मिनट। ठीक है, मान लो कोई क्या बच्चा? कोई पत्ती है। ठीक है, मान लो क्या है? पत्ती है। तो इस पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको बोला जाता है स्टोमेटा। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टोमेटा बोला जाता है। और इसी स्टोमेटा के माध्यम से होता क्या है कि आपके गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, पत्ती। उसके बाद 50वां क्वेश्चन कर रहा है फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, तो यहाँ पर कहाँ जाता है? आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब फेफड़ों में। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेफड़ों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था स्टोमेटा, तो स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते ही हैं। क्लियर दोस्तों? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कह रहा है हृदय किस आकार का होता है? तो हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, किस आकार का होता है? तो ये दोस्तों होता है शंक्वाकार। कैसा होता है दोस्तों? शंकु के आकार का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जल स्थल चर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो सरीसृप होते हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं आप बोल सकते हो। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पर जवाब देना है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसका आंसर कर दे रहा हूँ आप लोग को। तो मछलियों में जो है दोस्तों कितने, ठीक है, मछलियों में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर आपको जवाब देना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर, तो आई होप आप लोग क्लास कैसी लगी, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करो।
ठीक है, लाइक कर दिया करो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देगा दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आपको ये बात तो अच्छी तरह से पता ही है, ठीक है। चलो दोस्तों, और अगर चैनल पे पहली बार हो, अगर मन करे तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मन करे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर भी करो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आप के लिए हम क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए।